हमारे भारतीय कानून और हमारे संविधान में एनकाउंटर शब्द को न तो परिभाषित किया गया है, ना ही उसे कोई स्थान दिया गया है। पुलिस और जब अपराधियों की मुठभेड़ में अपराधियों की मौत हो जाती है तो पुलिस आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल करती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या पुलिस को यह अधिकार है कि वो किसी अपराधी या व्यक्ति को मार सकती है, और अगर मार सकती है तो किन परिस्थितियों में मार सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट यशराज पारिक और आप देख रहे हैं वकील की कलम से। आज हम इस चर्चा में जानेंगे कि क्या पुलिस किसी व्यक्ति का एनकाउंटर कर सकती है, और अगर करती है तो किन परिस्थितियों में करती है, और पुलिस को एनकाउंटर के संबंध में क्या अधिकार है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, हमारा माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इस संबंध में अपने क्या दृष्टिकोण रखता है। आइए चर्चा करते हैं। अधिकांश सभी तरह के एनकाउंटर में पुलिस आत्मरक्षा के दौरान हुई कार्यवाही को ही सामने रखती है या बताती है। अब ये बात भी जरूरी है कि आपराधिक मामलों में निजी प्रतिरक्षा यानी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार एक अहम एवं जरूरी अधिकार है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 46 प्रावधान करती है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कैसे की जाए। वहीं भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 46 सबसेक्शन 2 प्रावधान करती है कि यदि ऐसा एक व्यक्ति जिसे किसी अपराध के दोष या संदेह में पुलिस गिरफ्तार करना चाह रही है और वो व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध या विरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों का उपयोग कर सकता है। उसके पास जो साधन है वो उनको उपयोग में ला सकता है। जैसे मान लीजिए कोई खतरनाक अपराधी पुलिस या सुरक्षा बलों की कस्टडी से भागने की कोशिश करता है। ऐसे समय पर पुलिस को उसे रोकने या पकड़ने के लिए उसके खिलाफ हथियार का प्रयोग करना पड़ता है। जब एनकाउंटर की स्थिति बनती है तो पुलिस अपराधी पर सीधे हथियार का प्रयोग करने से पहले उसे चेतावनी देती है। इसके बाद हवाई फायर करती है। अगर इस पर भी अपराधी नहीं रुकता है और भागने की कोशिश करता है या पुलिस पर हमला करता है तो उसके पैर पर गोली मारी जाती है। फिर भी स्थिति नियंत्रण में ना आए तो पुलिस शरीर के अन्य हिस्सों पर फायर करती है। जैसे जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाती है जिसने वो अपराध किया हो जिसके लिए उसे मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है, और वो पुलिस से बचने के लिए भागता है और उल्टा पुलिस पर ही हमला कर देता है, पुलिस कर्मियों की जान पर बनाती है, वहाँ पुलिस अपनी प्रतिरक्षा में और उसे पकड़ने के लिए एनकाउंटर कर सकती है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 46 सबसेक्शन 3 प्रावधान करती है कि इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है पुलिस को। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया या ऐसा कोई अपराध किया है जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग ही नहीं कर सकता, यानी कि उसके अपराध में जो उसको सजा मिलेगी वो मृत्यु नहीं होगी, ना उसके आजीवन कारावास की कोई सजा होगी। तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस ऐसे व्यक्ति का, ऐसे अपराधी का एनकाउंटर नहीं कर सकती है और पुलिस को मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं दिया जाता है इस अधिनियम के तहत, इस धारा के तहत। अब एक बात तो सिद्ध हो चुकी है कि पुलिस को सिर्फ मर्डर करने का अधिकार है, और इन दो परिस्थितियों के अलावा पुलिस किसी का भी एनकाउंटर अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकती है। दोनों परिस्थितियां आपके समक्ष हैं कि पहली परिस्थिति में पुलिस किसी को पकड़ने जाती है और वो पुलिस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस पर ही हमला कर देता है, पुलिस वालों की जान पर बनाती है। दूसरा, पुलिस वाले किसी को हिरासत में लेकर अपने साथ चलते हैं और वो वहाँ से भागने का प्रयास करता है और पुलिस वालों पर हमला करता है, पकड़ में नहीं आता है, तो पुलिस किसी व्यक्ति का एनकाउंटर कर सकती है। उसमें भी पहले सिचुएशन ये थी कि पुलिस हवाई फायर करती है, उसके बाद उसके पैर पर हमला करती है, फिर भी उसके बाद अगर सिचुएशन काबू में नहीं आती है तो पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या पुलिस इन अधिकारों का दुरुपयोग करती है, क्योंकि एनकाउंटर के दौरान हुई हत्याओं को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी कहा जाता है और हमारा भारतीय कानून एनकाउंटर को वैध नहीं ठहराता है। एनकाउंटर में मौत को लेकर कोर्ट ने
कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ जरूरी गाइडलाइंस दी है। 1999 में जब सामाजिक संस्था पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें मुंबई पुलिस द्वारा अंजाम दिए गए 99 मुठभेड़ों पर सवाल उठाए गए थे। इन कथित मुठभेड़ों में 135 लोगों की मौत हुई थी। साल 2014 में आदेश आया। जस्टिस RM लोढ़ा और जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जो कि तत्कालीन न्यायाधीश थे, 16 बिंदुओं का दिशा निर्देश जारी किया और किसी भी पुलिस एनकाउंटर में सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइन को फॉलो किया जाना जरूरी है, जो कि निम्न है। बिंदु 1, अगर पुलिस को किसी आपराधिक गतिविधि या गंभीर अपराध किए जाने की जानकारी मिलती है तो पुलिस को पहले इसकी जानकारी लिखित में रखनी होगी। जैसे कोई अपनी जो पुलिस केस डायरी होती है उसमें लिखित की जानी जरूरी है। फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसकी जानकारी को सुरक्षित रखना आवश्यक किया गया है। पॉइंट 2, अगर एनकाउंटर में किसी की जान जाती है तो पुलिस सबसे पहले मामले की FIR दर्ज करेगी। इसके बाद सेक्शन 157 के तहत FIR की कॉपी बिना देरी किए कोर्ट को सौंपी जाएगी। पॉइंट 3, पुलिस एनकाउंटर की CID या किसी दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम स्वतंत्र जांच करेगी। टीम का नेतृत्व सीनियर अधिकारी करेंगे। टीम का नेतृत्व करने वाले अधिकारी का पुलिस एनकाउंटर का नेतृत्व करने वाले अधिकारी से कम एक पोस्ट सीनियर यानी कि एक रैंक सीनियर होना जरूरी है। पॉइंट 4, धारा 176 के तहत पुलिस फायरिंग में हुई हर एक मौत की मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए। इसकी एक रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजना जरूरी है, जो CRPC की धारा 190 के तहत अधिकृत हो। पॉइंट 5, जब तक स्वतंत्र जांच में किसी तरह का शक पैदा नहीं हो जाता तब तक NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जांच में शामिल करना जरूरी नहीं है। हालांकि घटनाक्रम की पूरी जानकारी बिना देरी किए NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग के पास भेजना आवश्यक है। पॉइंट 6, अगर मुठभेड़ों में कोई आरोपी या संदिग्ध जख्मी होता है तो उसे मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। मजिस्ट्रेट या मेडिकल ऑफिसर के सामने उसका बयान दर्ज करवाना चाहिए। पॉइंट 7, यह आवश्यक है पुलिस FIR की कॉपी, केस डायरी, पंचनामा संबंधित कोर्ट को भेजने में देरी ना की जाए। पॉइंट 8, जांच के बाद रिपोर्ट यानी कि चार्जशीट CRPC की धारा 173 के तहत कोर्ट के पास भेजी जानी चाहिए। उसके बाद उस मामले को तेजी से निपटाना चाहिए, उस मामले का तेजी से निपटारा किया जाना चाहिए। पॉइंट 9, एनकाउंटर में मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिजनों को जल्द से जल्द सूचना देनी चाहिए। पॉइंट 10, पुलिस फायरिंग में मौतों की स्थिति में हर मामले की जानकारी 6 महीने में पुलिस महानिदेशक DGP की ओर से NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजा जाना चाहिए और ये रिपोर्ट जनवरी और जुलाई महीने की 15 तारीख तक मानवाधिकार आयोग को मिल जानी चाहिए। पॉइंट 11, जांच में पुलिस की गलती पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। पहले उसे सस्पेंड किया जाए, उसके खिलाफ जांच शुरू होनी चाहिए, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू होनी आवश्यक है। पॉइंट 12, मारे गए शख्स के आश्रित को मुआवजा देने के लिए CRPC की धारा 357A, जो कि पीड़ितों के मुआवजे के संबंध में प्रावधान करती है, के तहत मुआवजा दिया जाना आवश्यक है। पॉइंट 13, पुलिस एनकाउंटर के बाद संबंधित अधिकारी को जांच के लिए अपने हथियार जांच एजेंसी के पास सरेंडर करने होंगे। पॉइंट 14, संबंधित पुलिस अधिकारी के परिवार को भी जानकारी दी जाए और पुलिसकर्मी को कानूनी सहायता की जरूरत हो तो उसे उपलब्ध करवाना चाहिए। पॉइंट 15, एनकाउंटर या घटना के तुरंत बाद संबंधित अधिकारियों को न तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और ना ही किसी तरह का अवार्ड दिया जाना चाहिए। अगर जांच में संबंधित पुलिस अधिकारी निर्दोष साबित होता है तभी प्रमोशन या अवार्ड दिया जा सकता है। यह हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है। पॉइंट 16, अगर पीड़ित के परिवार को लगता है कि इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया या सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया और उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष
जांच पर किसी तरह की गड़बड़ी का संदेह उत्पन्न होता है तो वो सेशन न्यायाधीश से इसकी शिकायत कर सकते हैं और सेशन न्यायाधीश शिकायत की गंभीरता देखते हुए कार्रवाई करेंगे। कोर्ट का निर्देश है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत किसी भी तरह के एनकाउंटर में इन सभी नियमों का पालन होना जरूरी है। मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 141 माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कोई नियम या कानून बनाने की शक्ति देता है। किसी भी प्रकार की लीगल कार्रवाई करने से पहले एक अच्छे वकील से सलाह जरूर लें। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई। आपके अधिकार ही आपके शस्त्र हैं और आपके अधिकार ही आपको सशक्त बनाते हैं। आपके अधिकारों को जानिए मेरे साथ वकील की कलम से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लव। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।